हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आपका जो बीपीएससी का टायर 3 है वो मार्च में होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग के पास समय बहुत कम बचा है, एक हफ्ते का कुल समय बचा है। और आइए अब हम लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिएगा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी उनको नोट्स बना लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है, बताना है। अमेरिका के राष्ट्रपति से बिल्कुल नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति से बिल्कुल नहीं, ब्रिटेन के सम्राट से हाँ, क्योंकि ब्रिटेन का इंडिया के ऊपर प्रभुत्व रहा था, इसीलिए जो है इससे करना उचित माना गया है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह आपका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रपति आ ही गया है तो इससे संबंधित कुछ और बातें जान लीजिए। ये क्या है, ये भारत का प्रथम नागरिक है। क्या है, प्रथम नागरिक की इसको संज्ञा दी गई है। और क्या कहा गया है, याद रखिएगा, इसे राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और इसका जो पद है, इसका पद का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 53 में क्या है कि राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका है उसकी समस्त शक्ति वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, याद रख लीजिएगा। ये सभी की सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तीसरे पर चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वो राष्ट्रपति में है, जिसे नाम मात्र की शक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। जो वास्तविक है वो वास्तविक शक्ति आपकी प्रधानमंत्री के पास होती है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत का राष्ट्रपति है वो क्या है, वो राज्य का प्रधान है। यहाँ राज्य शब्द भारत के लिए आया है, ये भी आपको याद रखना है प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। जो भारत का संविधान है उसके अनुसार अभी मैंने आपको बताया था वो भारत का कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं। तो जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो आपकी राष्ट्रपति में निहित होती हैं, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 7वां कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, वह भी आपका राष्ट्रपति ही होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है भारत का राष्ट्रपति होता है, ये भारत का वास्तविक शासक नहीं है दोस्तों, इसे राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चलिए अगला कह रहा है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो वह आपका राष्ट्रपति ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे कई रूपों में पूछा जा सकता है। अगला कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो जो होगा वो गलत हो जाएगा। जैसे भारत का नागरिक हो, सही है तो गलत हो जाएगा। वह 35 वर्ष से आयु की अधिक का हो, सही है तो गलत हो जाएगा। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, सही है तो गलत हो जाएगा। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यही सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मेरी बात को समझिए, अगर नहीं हटा दे तो ये सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे और ये आपका डी वाला गलत हो जाएगा। दोनों तरीके से आपको जानना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, कितने वर्ष की होनी चाहिए। देखिए अभी ऊपर मैंने बताया था 35 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुका हो वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है चुनाव लड़ सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए जो शपथ, शर्त और उसकी अहर्ताएं हैं वो अनुच्छेद 58 में मिलती है, याद रखिएगा। किस चीज़ से जानकारी अनुच्छेद 58 में मिलेगी, उसकी जो योग्यता है,
योग्यता की जानकारी कि पद की योग्यता क्या होगा, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए 12 कह रहा है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। न्यूनतम तो आपने जान लिया, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो वो 75 वर्ष दिया गया है। याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण की श्रेणी में आता है। कितनी होनी चाहिए, तो वो 75 वर्ष होनी चाहिए। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और 13 का राइट जवाब आपको देना है। अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, बताइए। कोई सीमा नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। चलिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब आप जाएं और जा करके बटन पर दबाएं अपना वोट और ऐसा हो जाए चुनाव होता है, बिल्कुल नहीं। तो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात हमने चुना एमपी को, हमने चुना एमएलए को, और ये लोग आगे चल कर के जो हिस्सेदारी लेंगे वो चुनेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति महोदय को चुनते हैं। चलिए 15 नंबर पर चलते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। चलिए, निर्वाचन की जो नीति है वो आपको अनुच्छेद 55 में देखने को मिलती है, ये भी जानते रहिएगा। निर्वाचन की नीति जो या रीति कह सकते हैं आप, वो किस में मिलेगी, तो अनुच्छेद 55 में। लेकिन जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो निर्वाचन मिलता है अनुच्छेद 54 में। तो 54 में क्या मिलेगा, निर्वाचन, और 55 में क्या मिलेगी, रीति। दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है, अनुच्छेद 54 कहता है साफ साफ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है वो भाग नहीं लेगी, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता इसमें भाग लेगी। चलिए, कह रहा है कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो सूची पद्धति नहीं, संचयी पद्धति भी नहीं है, सापेक्ष बहुमत भी नहीं है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया जाता है। याद रखिएगा किसको अपनाया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया, इसी पद्धति के द्वारा ही राष्ट्रपति का क्या होता है मेरे भैया, राष्ट्रपति के पद का क्या होता है, चुनाव होता है। याद रख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, विवाद हो गया, अब कौन उसको जो है भैया सही करेगा, तो संसदीय समिति के पास कोई अधिकार नहीं होता है, निर्वाचन आयोग की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष हो ही नहीं सकता, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही इस विवाद को हल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम संख्या पूछा है भैया, तो बताइए ना कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो आपको पता है 50 होने चाहिए प्रस्तावक, 50 होने चाहिए अनुमोदक, तो 50-50 हो जाएगा। ऐसा नहीं है तो वो अपनी उम्मीदवारी खो देगा। एक चीज़ और जानिएगा, जो सरकारी खजाना है अर्थात जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है,
उसमें चुनाव के लिए उसे 15,000 रुपये भी जमा करना पड़ेगा, अर्थात जमानत की राशि के रूप में। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त कर पाएगा तो उसकी ये जो 15,000 की राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। कब जब्त होगी? जब उसको कुल मत का 1/6 भाग नहीं मिलेगा, तब याद रखिएगा। 18 नंबर पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी, अयोग्यता की मानी जाएगी? तो 18 का राइट जवाब आपको देना है। क्या होगा? भारत का नागरिक हो, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, तो ये मानी नहीं जाएगी। लोकसभा का ये भी नहीं मानी जाएगी। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, यही राइट जवाब हो जाएगा भैया। उसको लाभ का पद नहीं लेना है, याद रखिएगा। चलिए 19 पर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो कैसे किया जाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अब आप ही मुझे बता दो, कोई प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भैया राष्ट्रपति का वोट होगा? मुझे आप इसी का जवाब दीजिए। प्रत्यक्ष का मतलब जिसमें आप प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हो, तो कहेंगे नहीं। तो क्या होगा? एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 20 पर। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किस मतलब कैसे संचालित होता है? 20 का राइट जवाब दीजिए। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा? बिल्कुल नहीं। निर्वाचन आयोग द्वारा? बिल्कुल जी हाँ, सी आपका राइट जवाब हो जाएगा 20 का। चलिए 21 पर चलते हैं। कह रहा है भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो अब यहाँ आपको कुछ जानना ही नहीं है, आपका राष्ट्रपति राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 कह रहा है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाएंगे? अगर कोई भी मामला इससे संबंधित है तो वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, याद रखिएगा। कई प्रकार से क्वेश्चनों को बदल करके पूछा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया? बढ़िया है। आर्टिकल पूछ रहा है, वो कौन सा आर्टिकल है? 23 का राइट जवाब दीजिए। आर्टिकल 55 है? नहीं। आर्टिकल 68 है? नहीं। तो किस आर्टिकल की बात कर रहा है? वो है भैया आर्टिकल 69। तो बिल्कुल नहीं, वो है आर्टिकल 71, याद रखिएगा। 71 के तहत ही क्या होता है, जो भी विवाद होता है उस विवाद को सुलझाने का काम हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है, जो हमारी उच्चतम न्यायालय है वही करती है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, अर्थात अगले क्वेश्चन पर, और देखते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहा है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? जैसे कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, चुनाव का प्रचार करना है, तो कितना समय मिलेगा? तो केवल भैया 2 सप्ताह का समय मिलता है, अर्थात आपसे पूछ लेगा तो 14 दिन भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, याद रख लीजिएगा 14 दिन का समय मिलता है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 25 का आपको राइट आंसर देना है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, याद रखिएगा। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो 26 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा बताइए? तो वो है अनुच्छेद 54। बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 56 में ये बात कही गई है। अब क्या बात कही गई है? 56 का मतलब है पद की अवधि, पद अवधि इसमें है। पद की जो अवधि की बात है वो आर्टिकल 56 में है। इसमें कहा गया है कि जब वो पद धारण करेगा तो 5 वर्ष के लिए ही करेगा।
और इसमें कहा गया राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, या तो वो अपना त्यागपत्र भी उपराष्ट्रपति को दे सकता है, या किसी कारणवश जब पद रिक्त हो जाता है तो क्या होता है, जो उसका उत्तराधिकारी होता है या हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति उसके पद का संचालन करेगा। ऐसा इसमें बातों का वर्णन है। चलिए 27 पर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, कौन होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य? नहीं, बिल्कुल नहीं। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा। जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन रह सकता है, तो यही आपको जानना है। तो कौन कौन रहेगा? तो भैया उसमें आपको बता दिया गया कि संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। 28 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, निगेटिव कथन को ढूंढना है। कह रहा है सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का तो ये गलत हो जाएगा। मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं अधिक होता तो ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए आपको निगेटिव आंसर बताना है, याद रखिएगा। चलिए सी कह रहा है कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। सही है, तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। बिल्कुल यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये गलत कथन है, आता है क्योंकि उसका निर्णय या विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय ही करवाता है। 29 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाओगे भैया? 29 का राइट जवाब दीजिए। तो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के पास कोई पावर नहीं है। लोकसभा भी नहीं हटा सकती है और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हटा सकता। हटा सकती है उसको संसद, याद रखिएगा। संसद का निर्माण कैसे होता है जान लीजिए। संसद का निर्माण 3 चीज़ों से होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और किससे होगा बताइए? लोकसभा, राज्यसभा। कमेंट करके बताइए आप लोग संसद का निर्माण कैसे होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। जो संसद है इसका निर्माण होता है प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। ये तीनों मिलकर के बनाते हैं संसद, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 30 पर चलते हैं। 30 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। और 30 का राइट जवाब दीजिए। ये ऑप्शन ए होगा। 30 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा भैया? तो ये होगा संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव से नहीं। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, ये भी नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश तो कोई मतलब का ही नहीं। संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चलाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए संविधान के उल्लंघन हेतु या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग की कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो 31 का आपको राइट जवाब देना भैया। लोकसभा में भी की जा सकती है, राज्यसभा में की जा सकती है, लेकिन अकेले दोनों में नहीं होगी। तो क्या होगी? संसद के किसी भी सदन में जब ये वाला ऑप्शन मिल गया तो सबसे बेस्ट मिल गया है। चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, कहीं भी जो है अभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है किसी भी सदन में। चलिए 32 पर चलते हैं। कह रहा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है? 32 का राइट जवाब दीजिए। अविश्वास प्रस्ताव लाकर, बिल्कुल नहीं। जल्दी से पढ़ करके अविश्वास प्रस्ताव मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। संशोधन से बिल्कुल नहीं, कानूनी कार्रवाई से बिल्कुल नहीं, महाअभियोग के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। 33 नंबर कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो अगर आपको
लगाना है महाभियोग तो किस आधार पर लगाएंगे? तो किसी भी आधार पर नहीं लगेगा। संविधान के अतिक्रमण करने पर ही क्या होगा? महाभियोग लगता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है, याद रखिएगा। चलिए 35 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति की किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो बताइए, त्यागपत्र वो कब देगा? जब उसके ऊपर क्या लग जाता है? महाभियोग। रिश्वत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पीएम के कहने पर देता नहीं है, संसद में वक्तव्य ना देने का कोई मतलब ही नहीं है। 36 कह रहा है कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही कौन हटा सकता है? तो भैया देखिए, प्रधानमंत्री हटाएगा। 36 का आप जवाब दीजिए बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति ये भी नहीं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं हटा सकते हैं। वो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटा दिया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो 37 का आप राइट जवाब दे दीजिए। क्या होगा? वो होगा मेरे भैया 14 दिन, याद रखिएगा। कितना? 14 दिन, या इसको 2 सप्ताह भी कह के पूछा जा सकता है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? अर्थात कितने सदस्य आपके साथ होने चाहिए? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य नहीं, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। ये आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए 39 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चनों को कई टाइप से पूछा जा सकता है, तो इसलिए जो है हमने इसको क्या किया है, बदल बदल करके कई टाइप में जो है लाया है। तो आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आप गलत नहीं करिए। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो बताइए, वह कृत्य अविधिमान्य होगा, अविधिमान्य होंगे तो ये गलत है। यह कृत्य विधि मान्य होंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 41 पर। 41 क्या कह रहा है देखते हैं और जवाब देते हैं। 41 का कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। महाभियोग की व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा, किसी अन्य से जांच करेगी, ये भी गलत है। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। तो यही वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे निगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है। चलिए आगे कह रहा है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो 42 का आपको राइट जवाब देना। भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही दिलाता है। चलिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो वो है अनुच्छेद 60 के तहत, याद रखिएगा। 43 का राइट जवाब क्या होगा? 60 के तहत क्या होगा? क्या शपथ लेता है? श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा, भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में
निरत रहूंगा, याद रखिएगा यही शपथ वो लेता है। चलिए 44 नंबर पर चलते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष जो है शपथ लेता है? मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा, तो ये आपको बताना है। तो जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वही इस कार्य को करता है। उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे, महान न्यायवादी भी नहीं होंगे। ये आपका हो जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश है वही शपथ दिलाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो 45 का राइट जवाब क्या होगा भैया? वो राज्यपाल नहीं होगा, ये राज्यपाल है। प्रधान सेनापति भी नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो उस स्थिति को ग्रहण करेंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसको अपना त्यागपत्र सौंपेंगे? बताइए भैया, 46 का राइट जवाब आप लोग दीजिए। वो किसको सौंप देंगे? अपना मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे? नहीं, ये तो सिर्फ शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये याद रखिएगा, नहीं तो लगाइए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? कि राष्ट्रपति महोदय ने त्यागपत्र दे दिया है, तो 47 का आपको राइट जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री को नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको सूचना देगा कि भारत के राष्ट्रपति महोदय ने अपने पद से क्या दे दिया है? त्यागपत्र दे दिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 48 पर। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो वो आपका कौन करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार नहीं, भारत के अटॉर्नी जनरल नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्य करते हैं। चलिए चलते हैं 49 पर। कह रहा है कि यदि मृत्यु त्यागपत्र हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का जो कार्यभार है वो कौन ग्रहण करेगा? अब बताइए। तो वो भैया ये देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश मत लगा दीजिएगा, उपराष्ट्रपति महोदय ग्रहण करते हैं। 50 कह रहा है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र या पद छोड़ दें या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते, उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? बिल्कुल बढ़िया है, तो वो कम से कम 6 माह तक कार्य करता है। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे? तो 51 का आपको राइट जवाब देना है। वो वीवी गिरी महोदय हैं? बिल्कुल नहीं, वो नहीं हैं। तो कौन है? याद रखिएगा, वो हैं ज्ञानी जैल सिंह। यही जो है केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो 52 का आपको राइट जवाब देना है। कौन नहीं थे? तो भैया राधा कृष्णन रह चुके थे। राधा कृष्णन 2 बार है तो गलत हो जाएगा। वीवी गिरी 2 है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। बढ़िया क्वेश्चन है। 53 का राइट जवाब दीजिए। वीवी गिरी महोदय जो हैं वो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, बताइए वो कौन है जो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 55 पर चलते हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो 55 का आपका राइट जवाब हो जाएगा वीवी गिरी। ये भी राइट जवाब आपका वीवी गिरी के ही साथ जाएगा। चलिए 56 पर चलते हैं। 56 कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो 56 का आपका राइट जवाब क्या होगा? बताइए। राजेंद्र प्रसाद नहीं, एस राधाकृष्णन नहीं, जाकिर हुसैन नहीं, नीलम संजीव रेड्डी हैं, याद रखिएगा। चलिए 57 पर चलते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है। तो बताइए 57 का आपको राइट जवाब देना है। यस राधाकृष्णन थे तो गलत है, जाकिर हुसैन थे तो गलत है, जैल सिंह थे तो गलत है, सी राजगोपालचारी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 58 पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। अब ये तो सबको 58 का राइट जवाब पता होगा भैया, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी आपका वही राइट जवाब होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ही जाएगा। चलिए, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाक्षर की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो 60 का राइट जवाब क्या होगा, 52 नहीं, 54 नहीं, तो वो अनुच्छेद कौन सा है, वो है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कि भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि संविधान में कोई उपबंध नहीं है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता है, याद रख लीजिएगा। चलिए, बात करते हैं जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 61 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है, वो थे एन संजीव रेड्डी। ठीक है, चलिए 62 पर चलते हैं। 62 कह रहा है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी। तो वो आपके थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 63 कह रहा है कि भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्न में से किसका जो है निहित होता है। तो 63 का आपको राइट जवाब देना है, वह राष्ट्रपति हो जाएगा, याद रखिएगा। 64 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करेगा। तो बताइए 64 का जल्दी से राइट जवाब दे दीजिए, किसकी नियुक्ति नहीं करेगा। तो वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, बाकी सबकी नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो 65 का आपको राइट जवाब देना है जल्दी से। भारत का महान्यायवादी इसकी नियुक्ति करता ही करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 66 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। बताइए भैया, 66 का राइट जवाब दीजिए। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो 67 का राइट जवाब जल्दी से दे दीजिए, वो कौन है। तो वो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय नहीं करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर बना रह सकता है। तो 68 का आप राइट जवाब दीजिए, वो राज्यपाल महोदय होते हैं जो अपने पद पर बने रहते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। 69 का आपको राइट जवाब देना है। तो वो है भैया योजना आयोग। ठीक है, इसकी नियुक्ति नहीं करता है, याद रखिएगा। चलिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो 70 का आपको राइट जवाब देना है, वो होगा भारत के राष्ट्रपति जो हैं, इनकी स्वीकृति लेना आवश्यक माना गया है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है। राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है, याद रखिएगा। 72 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी। तो वो आपकी 12 होती है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। 73 पर चलते हैं। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करने का है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपातकाल की घोषणा करे, सही है, तो गलत हो जाएगा। अध्यादेश जारी कैसे, तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 74 पर चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। प्रधानमंत्री को नहीं है, किसी भी विधि पर जो परामर्श लेने का अधिकार है वो राष्ट्रपति महोदय को है। 75 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वो आपका अनुच्छेद 143 है, 143 है, याद रखिएगा। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है।
तो आपका 76 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास है। राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है, तो 77 का आप राइट जवाब दीजिए, उपराष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, संघीय मंत्रिपरिषद, जिसमें पीएम और उसकी क्या होती है, उसकी मंत्री परिषद शामिल होती है, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी, तो 78 का आपको राइट जवाब देना है। कब की थी, आर्थिक संकट की घोषणा अभी कभी नहीं हुई है, याद रखिएगा, जल्दबाजी में मत टिक लगा दीजिएगा। 79 क्या कह रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए। तो 79 का राइट जवाब क्या होगा, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है, तो वो आपका कौन करेगा भैया, राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। 80 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो वो आपकी कौन है, राजेंद्र गडकर नहीं है, एच कौनिया नहीं है, पीएन भगवती नहीं है, वो एम हिदायतुल्ला हैं, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, 81 में पूछ रहा है, कार्य नहीं है, सत्र बुलाना है तो गलत हो जाएगा, विघटन करना है तो गलत हो जाएगा, सत्रावसान करना है तो गलत हो जाएगा, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत करना, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। हमसे निगेटिव आंसर पूछा था। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो 82 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो 83 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट मार करके दे दीजिए। तो वो आपका धन विधेयक होता है जिसको राष्ट्रपति नहीं लौटाता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है, बताइए। जेबी वीटो का नहीं करता, वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। अब आपको कुछ वीटो से संबंधित चीज़ों की भी मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ। देखिए, वीटो क्या है, वीटो एक शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास है। वो जब चाहे अपनी इस वीटो का क्या कर सकता है, राष्ट्रपति महोदय उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब वीटो का प्रयोग कब करता है वो, जब उसको लगता है कि ये चीज़ हमारे क्या है, हमारे पावर के विरुद्ध है। एक होता है पॉकेट वीटो, एक होता है निलंबनकारी वीटो, एक होता है आपका विशेषित वीटो, एक होता है अत्यंतिक वीटो। पहले जेबी वीटो के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, निलंबनकारी वीटो है और फिर अन्यांतिक वीटो है, ठीक है ना। ये सभी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ पॉकेट वीटो, या इसे जो है पॉकेट वीटो के बारे में पहले समझ लेते हैं। जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने ही पास रख ले, अर्थात अपनी सहमति असहमति कुछ ना दे, तो पॉकेट वीटो होता है, ठीक है। निलंबनकारी वीटो क्या होता है, राष्ट्रपति के पास भेजा गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है, ठीक है। और विशेषित वीटो क्या होता है, जब कोई वीटो विशेषित तब होता है जब विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यादेश या अध्यारोहण किया जाता है और कार्यपालिका के वीटो को रोककर विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अत्यंतिक वीटो क्या होता है, इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। बहुत डिटेल में नहीं आपको जानना है, बहुत डिटेल आपके यहाँ नहीं आएगा। 85 कह रहा है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो 85 का आपको राइट जवाब देना है। राज्य सूची, संघ सूची, आगे देखते हैं, संघ व समवर्ती सूची, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 86 कह रहा है राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो 86 का राइट जवाब होगा भैया, वो राज्य सूची पर नहीं करता, संघ और समवर्ती पर इस पर जारी करता है। क्या करता है, इस पर जारी करता है, राज्य पर जारी नहीं करता है। 87 कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। कब आएगी वो परिस्थिति, जब केवल लोकसभा सत्र में हो, गलत, जब केवल लोकसभा सत्र में हो, गलत,
जब दोनों सदन सत्र में, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, आपसे निगेटिव पूछा है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सके, बताइए जल्दी से। वह उसे संशोधित कर सकता है, गलत। अस्वीकार कर सकता है, गलत। अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, गलत। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, डी राइट जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं, तो 89 का राइट जवाब दीजिए। प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, तो ए और बी दोनों आपके राइट जवाब हो जाएंगे। 90 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है, तो बताइए भैया, राष्ट्रपति क्या करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, गलत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। चलिए 91, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को है, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों को है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बिल्कुल नहीं है, राज्यपाल को बिल्कुल नहीं है कि है, बताना है। अब ये तीनों में से आपको राइट जवाब देना है, तो बताइए 91 का राइट जवाब क्या होगा। राज्यपाल को भी है ना भैया ना, याद रखिएगा, ये केवल राष्ट्रपति महोदय को है, कंफ्यूज मत होइएगा। 92 क्या कह रहा है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्न में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है, तो वो आपके कौन है, राष्ट्रपति महोदय हैं, याद रखिएगा। 93 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, तो 93 को आपको राइट जवाब देना है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का, गलत है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, तो नहीं पूछा है, तो बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है, वो कौन सी परिस्थिति है, बताइए भैया। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द करना, ठीक है। एक सदन द्वारा पारित विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, ठीक है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, ठीक है। डी उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में आपका राइट जवाब हो जाएगा। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। 95 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा, लोक लेखा समिति गलत है, लोकसभा गलत है, संसद गलत है, किसी भी संस्तुति की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो आपको 96 का राइट जवाब देना है प्यारे साथियों। वो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 है, याद रखिएगा। चलिए 97 क्या कह रहा है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है, तो वो भी आपका राष्ट्रपति ही है, याद रखिएगा। चलिए 98 कह रहा है, अब देखिए कूट वाला है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको कूट दिखाता हूँ और फिर 98 का हम लोग राइट जवाब ढूंढते हैं, ठीक है। चलिए अब आंसर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 98 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए कह रहा है कि संघ वित्त आयोग कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को बिल्कुल, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो प्रतिवेदन है बिल्कुल सही, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ठीक है। तो 1, 3 और 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए कह रहा है लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है, 99 का राइट जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री द्वारा नहीं,
प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है जब तक प्रधानमंत्री का परामर्श नहीं होगा। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा करता है? कब करेगा बताइए? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर नहीं, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है। याद रखिएगा, स्वविवेक से नहीं करता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो वो आपके राष्ट्रपति महोदय के पास है। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? 102 का आपको राइट जवाब देना है। आपातकाल में नहीं, वित्तीय आपात में बिल्कुल नहीं, तो सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में। याद रखिएगा। चलिए 103 पर, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 103 का आपको राइट जवाब देना है 6 सप्ताह तक। ठीक है, या इसको 42 दिन भी कहा जा सकता है। घबराइएगा मत, आंसर में मिल जाए तो। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्यु दंड के मामले में कर सकता है, बताइए। तो 104 का राइट जवाब दीजिए। बिल्कुल कर सकता है। सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड के विषय में बिल्कुल कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। ठीक है, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। डी राइट जवाब हो जाएगा इन सभी में। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? बताना है। 105 का राइट जवाब। पूर्ण निषेध भी है, निलंबित निषेध भी है, पॉकेट निषेध भी है। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा इसका। उपरोक्त सभी है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, वह कौन सा मामला था? तो हिंदू कोड बिल था नहीं, पेप्सो विनियोग विधेयक था नहीं, भारतीय डाकघर अधिनियम में किया था। याद रखिएगा। चलिए 107 पर कह रहा है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? 107 का राइट जवाब दीजिए। अल्पसंख्यक को नहीं, एंग्लो इंडियन को नहीं, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति को। किसको? तो विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति को नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है नहीं, वो एंग्लो इंडियन को करता है। किसको करता है? एंग्लो इंडियन को। कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन होता है जल्दी से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्यभार को ग्रहण करता है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को पास करने के लिए क्या करेगा? 109 का राइट जवाब फिर आप लोग दीजिए। अनुमति दे देगा, पुनः नहीं लौटा सकता, पुनः स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता, अनुमति देना पड़ेगा, अन्यथा वो स्वतः क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? 110 का राइट जवाब दीजिए। विधायी अधिकार है। ठीक है, चलिए अब कूट वाला आया है। पहले आप लोग 111 का ये देख लीजिए, फिर मैं चलता हूँ कूट पर। ठीक है, चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं होता है, ये पीएम के द्वारा चलता है, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। 1 और 3 आपका राइट जवाब होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उस पर महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो 112 का राइट जवाब क्या होगा? लोकसभा बिल्कुल नहीं, राज्य की विधानसभाएं बिल्कुल नहीं, राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, सॉरी विधान परिषदें लिखा है, सॉरी
तो सी आपका हो जाएगा विधानसभाएं। चलिए 113 कह रहा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है बताइए। 113 का राइट जवाब दीजिए आप लोग। तो ये ठीक है, पढ़ा लिखा हो, बाकी ये सारी चीज़ें सही है, बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 114 राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि, अब बताइए भैया 114 का, वह स्वयं प्रत्याशी होता, डी गलत, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, गलत, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का हो, ठीक है, उच्च सदन का मतलब विधान, नोट कर लीजिएगा, विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद। चलिए 115 क्या कह रहा, कूट है, हाँ तो पहले मिला लीजिए फिर मैं कूट की तरफ चलूँगा। चलिए क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित कौन सा कथन सही है। भारत राष्ट्रपति के विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है, गलत है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, ठीक है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, गलत है। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में निर्देशित करने की शक्ति है, सही है। तो राइट जवाब हो जाएगा 2 और 4, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। 116 का राइट जवाब आपको देना है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, नहीं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, नहीं। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 117 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, कैसे चुना जाता है बताइए। निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। 117 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 118 पर चलते हैं, कह रहा है कूट वाला है, पहले 118 आप देख लीजिए फिर कूट पर चलते हैं, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है कूट के। चलिए अब चलते हैं, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, विचार लिख लीजिएगा। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के मूल्य से अधिक होता है, गलत है। केवल ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। 119 कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की सलाह ली जाएगी। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है। 120 का राइट जवाब दीजिए। 5 लाख है, LAKH 5 लाख, ठीक है। चलिए नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये RBI में जमा करना पड़ता है और उसे 1/6 मत लाना पड़ता है, अन्यथा ये जब्त हो जाता है। कह रहा राष्ट्रपति पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया उसको मिलता है, तो 122 का राइट जवाब दीजिए। पेंशन के रूप में कितना मिलेगा, 30 लाख रुपया मिलता है, याद रखिएगा, प्रति वर्ष। कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन 123 हो जाएगा भैया। 123 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। चलिए 123 पर चलते हैं और क्या कह रहा है, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा 123 नंबर। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, तो वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है। चलिए एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है, तो अब आपको 124 का राइट जवाब देना है। जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होता है, नहीं। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तब। अंतिम रूप से मुहर राष्ट्रपति ही लगाता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा। भैया जब दोनों नहीं होंगे तो एक ही बचता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वही जो है उस पद पर कार्य करेगा। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। तो ये बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो वो बताइए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं, वराहगिर वेंकटगिरी नहीं, ज्ञानी जैल सिंह। राइट जवाब सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा।
127 कह रहा है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। 127 का राष्ट्रपति जी दिए डॉक्टर फरुखदीन अली अहमद, नहीं, जल्दबाजी में गलत मत लगाइएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 128 आपका कूट है। पहले सवाल को पढ़िए, फिर मैं आपको कूट को दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए आप आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? संसद के दोनों सदनों से, राज्य की विधानसभा से, विधान परिषद से नहीं होता है, दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा से। तो 1, 2 और 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा, तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 129 कह रहा है लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, बताइए भैया। लाभ के पद का निर्णय जो है वो कौन करता है? तो वो संघीय संसद करती है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार हमारे राष्ट्रपति महोदय को है। 131 के बाद ये होगा 131 भैया, ये 151 लिख उठा है, मिसटाइप हो जाता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, इंपॉर्टेंट है, वे हैं। 131 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? तो वह दिल्ली और पुदुचेरी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहता? तो वो 132 का आपको राइट जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए 133 भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो बताइए भैया वो कौन है? संवैधानिक अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 134 पर। कह रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। अब आपको बताना है कहाँ से किया गया था। 134 का राइट जवाब क्या होगा? निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं, भारत की जनता द्वारा नहीं, संविधान सभा द्वारा किया गया था। 135 कह रहा है कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र का निर्णय लेता है तो वो किसे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर करके लिखेंगे? संबोधित किसको करेंगे? उसमें प्रधानमंत्री को नहीं करेंगे भैया, वो मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को भी नहीं, राष्ट्रपति महोदय को। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब ये पिद्दू सा क्वेश्चन है। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र, और ये 2 बार भी रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, कह रहा है 137 कि भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि, बताइए, कि निर्वाचित संसद सदस्यों राज्य की विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल यही राइट जवाब है। अब आगे आपको पढ़ना ही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, किसको है? तो वो आपकी संसद के दोनों सदनों को है और किसी को भी नहीं है। चलिए, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है या उनका मनोनयन कर सकता है? तो वो 12 हैं भैया। कितने हैं? 12 हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन में 12 ये सी वाला है, तो आप लोग सी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। 140 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो 140 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति है भैया, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? राष्ट्रपति आपका सक्षम है, याद रखिएगा। 141 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कह रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उनमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो 142 में आपको सही क्रम बताना है। 143 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या है? 143 है, 148 लिख उठा है, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। 143 का राइट जवाब दीजिए क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आर
वेंकटरमण, ये गलत है, ठीक है। NS रेड्डी, NS रेड्डी, NS रेड्डी, ठीक है। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह हैं, तो ये सभी गलत हो जाएगा। बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 143 का बी राइट जवाब हो जाएगा। 149 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो किसको हटाया जाएगा भैया? 149 का राइट जवाब आपको देना है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। 150 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो 150 का आपको राइट जवाब देना है, अनुच्छेद 130। इस प्रकार राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया। इस वीडियो को हमने संजोया है। कोई गलती होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है, भरसक समझाने का प्रयास किया, कोई भी टॉपिक मिस ना होने पाए। जितना डिटेल आपको बता सकते थे उतना डिटेल में हमने बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।